है कि वो नेपाल में सचिन से विवाह करके धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं। सीमा ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया है। सीमा अकेली नहीं आई है, अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई है। इधर सीमा का पूर्व पति गुलाम हैदर उसे वापस चाहता है। उसका कहना है कि उसका तलाक नहीं हुआ है, जबकि सीमा कह रही है कि गुलाम ने 2 बार उसे जुबानी तलाक दे दिया है। इन सब के बीच अब पाकिस्तान डाकू रानो शार ने सीमा को पाकिस्तान भेजने के लिए धमकी दी है। पाकिस्तान के इस डाकू को मिर्ची लग चुकी है। सीमा को लेकर कच्छ के डाकू रानो शार ने कहा है कि अगर 2 दिनों के भीतर सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वो यहां मौजूद एक मंदिर पर हमला कर देगा, साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार भी करेगा। इधर सीमा किसी भी हाल में पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। सचिन की मोहब्बत का असर सीमा पर ऐसा हुआ है कि उनके पहनावे से लेकर खाने पीने के तौर तरीके में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान जाने के बजाय जेल जाना और अपना गला रेतना या जहर खाना पसंद करेंगी। इधर सीमा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर भारत में अवैध तरीके से घुसने का केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद पहले भी सीमा से पूछताछ जो है वो लगातार की गई थी और पूछताछ के बाद हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से गिरफ्तारी जो है वो सीमा की कर ली गई है। तो किस तरह से सीमा को लेकर अब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और लगातार अब पाकिस्तान की तरफ से धमकी जो है वो सीमा को भेजी जा रही है। पाकिस्तान का जो डाकू है रानो, वो सीमा को धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो यहाँ पर मैं एक हिंदू मंदिर पर हमला करूंगा और हिंदुओं पर अत्याचार करूंगा। इस पर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता साथ ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। रजत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आफ्ताब मुगेरी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण IPS ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिश श्रीवास्तव एडवोकेट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर HS रावत हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रजत, मैं आपके पास आ जाती हूं। इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल क्या अपडेट है? क्या दोबारा से सीमा को गिरफ्तार किया गया है और अगर गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी की वजह क्या नजर आ रही है और पूछताछ में अब तक क्या सामने निकल कर आया है? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तार तो नहीं कहेंगे, ये जरूर है कि कुछ पुलिस की टीम है सीमा और जो सचिन के घर पर पहुंची थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सीमा और सचिन से पूछताछ की और साथ ही सीमा के पास जो दस्तावेज थे उनकी भी जांच पड़ताल की थी। आरोप है कि कुछ कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो गलत तो नहीं लेके आई है। जिस तरीके से जो पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है कि सीमा को वापस करें, नहीं तो जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान में जो हिंदू है उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, जिसके चलते लगातार जो यूपी पुलिस है वो अलर्ट हो चुकी है और साथ ही खुफिया एजेंसियां वो अलर्ट हैं। अभी कुछ समय पहले जो नोएडा पुलिस थी वो यहां पर पहुंची हुई थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सचिन और सीमा से पूछताछ की है। फिलहाल मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं सीमा के घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं सीमा इस रघुपुरा गांव में मौजूद है। लोगों का तांता लगा हुआ देख सकते हैं। ये सीमा का घर है, जो लोग खड़े हुए हैं ये सीमा इसके घर के अंदर मौजूद है, क्योंकि तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो भी पूछताछ कर रहे थे और साथ ही कहें तो सीमा किस कारण से भारत में आई, क्या वाकई सीमा और सचिन का प्यार सच्चा है या कोई साजिश है। लेकिन अभी तक की जांच में यह साफ हुआ है कि सीमा के किसी भी गलत संगठन से ताल्लुकात नहीं है। यह जरूर है कि वो अवैध रूप से भारत में घुसी है, लेकिन पूछताछ में अभी तक किसी भी प्रकार कोई भी खुलासा है वो नहीं हुआ है। चलिए ठीक है रजत, आपके पास मैं आऊंगी। हालांकि रजत की तरफ से एक आ गया, सीमा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सीमा और उनके पति के साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है। जो दस्तावेज उनके पास से निकले हैं उनको लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी कुछ भी इस तरह के दस्तावेज और इस तरह की खबर सामने नहीं आई है कि किसी गलत संगठन से सीमा के रिश्ते हों, इसको लेकर पुलिस ने साफ किया है। आफ्ताब मुगेरी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आफ्ताब जी, आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ और जरा समझना चाहेंगे कि सीमा हिंदुस्तान पहुंच गई हैं और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान का एक डाकू जो है वो उन्हें धमकी दे रहा है। HS रावत भी इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। HS रावत जी, आपके पास आ जाते हैं।
पाकिस्तान से हिंदुस्तान तो पहुंच गई सीमा अपने प्यार को लेकर, लेकिन अब धमकी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें लगातार मिल रही है। आप कैसे देखते हैं इसे, और इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह से सीमा पर दबाव बनाया जा रहा है? पाकिस्तान की तरफ से उन्हें धमकी आ रही है, पाकिस्तान का डाकू उनको धमकी दे रहा है। देखिए अनन्या जी, ये मामला प्यार का है और प्यार के मामले को प्यार से निपटा जा सकता है। अगर डाकू इस तरह की धमकी देंगे तो ये गलत है, और ये इस धमकी को तो हम हवा में उड़ाने वाले हैं। हमें ऐसी धमकियों की कोई परवाह करने वाले नहीं है। हाँ, पाकिस्तान सरकार कोई धमकी देती तो बात समझ में आती कि पाकिस्तान सरकार धमकी दे रही है। ये दो देशों का मामला है। एक तो अवैध तरीके से यहाँ पर घुसना, अपने प्यार के लिए घुसना, अपने प्यार को पाना, और फिर अगर उसको ऐसा लगता है मेरा प्यार सच्चा है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, तो ये सरकारों का मामला है। सरकार के लेवल पे इसको निपटा जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से डाकू ने धमकी दी है, क्या अगर भेदो नहीं तो मंदिरों पर हमला करेंगे और हिंदुओं पर हमला करेंगे, वो फिर उस डाकू की बहुत बड़ी भूल है। इतनी बड़ी भूल करके और इतने बड़े बयान देने के बाद तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका खामियाजा यहाँ भी बहुत सारे ऐसी मस्जिदें हैं जो सेंसिटिव एरिया में हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे डाकू भी हैं जो आपको पाकिस्तान से उठा के लाने की हिम्मत भी रखते हैं। इसलिए इस तरह की धमकी देना तो मुझे लगता है किसी जनता का अपमान है, किसी देश का अपमान है, और किसी हिंदू जो एक धर्म है उसका अपमान है। इस तरह की वाहियात बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप वहां पे डाकू हो सकते हैं, कोई चूड़ियां थोड़ी पहन के बैठे हुए हैं कि आप मंदिरों पे हमला कर देंगे। मंदिरों की तरफ आपकी जो राइफलें एक घूम नहीं सकती। अगर एक घूम गई और एक मंदिर पे हमला किया तो यहाँ पर 10 मस्जिदों पे हमला हो जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इस तरह की धमकी देना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। बड़े प्यार से इसको समझाने की जरूरत है, और इसको देश के लेवल पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों के श्रावण जी, मैं आपके लेवल पास आऊंगी। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं? पुलिस की तरफ से इस तरह के मामलों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि बिना वीजा लिए पाकिस्तान से सीमा जो है वो हिंदुस्तान आ गई हैं, और उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने और उनके पति ने, जो कि अब पति बन गए हैं उनके, नेपाल में उन्होंने शादी की और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, हिंदू धर्म अपना लिया है। क्या आप मानते हैं इस वजह से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है? देखिए अनन्या जी, इसमें 3 पहलू हैं। एक तो पहला पहलू तो ये है कि सीमा शादीशुदा थी, अब उन्होंने दोबारा शादी की है, तो क्या तलाक हुआ था या नहीं, इस बात का सत्यापन होना, वेरिफिकेशन होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरह की शादियां मान्य नहीं है। नंबर 2, वह अवैध रूप से भारत में आई हैं, तो या तो वो भारत सरकार से एसाइलम के लिए रिक्वेस्ट करें, और नहीं तो फिर उनको वापस भेज दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कोई वो पॉलिटिकल एसाइलम नहीं है, वो पॉलिटिकल पीड़ित नहीं है, वो किसी प्रकार से पीड़ित नहीं है। वो चाहें तो जहां से आई हैं वहां जाएं, अन्यथा वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें, और CAA के अंदर उनको यहाँ पर सिटीजनशिप भी प्रदान की जा सकती है। तीसरा पहलू, जो वहाँ के डाकू महोदय हैं, डाकू महोदय ने जो धमकी दी है, उस प्रकरण को भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार से टेकअप करना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए पाकिस्तान को कि हर इंडिविजुअल पाकिस्तान की सरकार नहीं है, पाकिस्तान की सरकार ही डील कर सकती है ऐसे प्रकरणों को। तो वो उनको बताएं कि इस तरह की घटना होती है तो भारत इसका बहुत ही कड़ा विरोध करता है। प्रमुख रूप से ये 3 चीजें ही हैं। अब इसमें इतना जरूर है कि जो मानवीय पक्ष है कि शादी करके आई हैं और प्यार में जड़ी हुई हैं और क्या प्यार की बातें हैं, उन सब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कानून में प्यार का कोई जगह नहीं होती है। कानून में सिर्फ लीगलिटी चलती है, और हम लीगलिटी के आधार पर ही कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, लीगली क्या कार्रवाई होनी चाहिए तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अनीश श्रीवास्तव एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीश, सीमा के जो पूर्व पति हैं हैदर, वो ये कह रहे हैं कि उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन सीमा ये कह रही है कि जुबानी तौर पर उनका तलाक उनके पति हैदर के साथ हो चुका है और उसके बाद उन्होंने शादी की। इस तरह के केसेस अगर होते हैं और साथ ही वीजा ना होने के बावजूद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाना, इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो फिर क्या कार्रवाई होती है और किस तरह का इस तरह के केसेस कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं? पहले तो थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बुलाया।
इसमें एक तो ये है कि वो नेपाल के थ्रू ये सीमा आई यहाँ पे। पहले बात तो ये है कि हमारे सिक्योरिटी का मैटर है, किस तरह से वो अंदर आई, किस तरह से इंडिया में आ गई, ये तो अपने आप में एक सवाल है सुरक्षा को लेके। और दूसरी बात ये है कि वहाँ अब ये देखना पड़ेगा, वहाँ उन्होंने तलाक लिया अपने हस्बैंड से, नहीं लिया, वहाँ तलाक वो की उसकी मान्यता है या नहीं मान्यता है, लीगल उसका पहलू देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वहाँ नहीं है, अगर वहाँ है भी और यहाँ इलीगली आए का अगर आ चुकी है ये, तो पहले उनको ये देखना पड़ेगा भारत सरकार उनको अलाउ करती कि नहीं करती है यहाँ इंडिया में रहने के लिए, भारत में रहने के लिए। तो सबसे लीगल इसमें कई पेच फंसे हुए हैं। पहला तो ये है कि वो यहाँ आई बिना परमिशन के और अवैध तरीके से। दूसरा ये है कि शादी भी उनका लीगल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ तलाक देकर आई है या नहीं आई ये क्लियर नहीं हो रहा है। तलाक देकर भी आई है, अगर वहाँ पे वो इंडिया में आई है, तो यहाँ उनको वो स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर स्टेटस मिलता है, भारत सरकार उनको परमिशन अगर देती है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में उनको जाना पड़ेगा, हम वो फॉलो करेंगे 1954 का। और अगर वो बता रही हैं कि हमें उसको हिंदू धर्म अपना लिया है, तो हिंदू धर्म अपनाया है, उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं फॉलो किया है, और उसके बाद वो हिंदू मैरिज एक्ट से हम गवर्न करेंगे। तो अभी तो परमिशन और उसके अलाउ की बात नहीं, अभी तो ये है कि उनके भारत में कितने दिन वो रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। अभी तो न्यूज आ रही थी कि उन्होंने दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो पहले तो उनको यहाँ भारत में रहना है नहीं रहना है ये डिसाइड हो, उनका आना लीगलिटी उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, बताना लेकिन पड़ेगा। भारत में क्या इस तरह की शादी को मान्यता मिलती है जिस तरह से सीमा हैदर ने शादी की है? नहीं, अगर देखिए, अगर मुस्लिम है वो और वहाँ यूसीसी या जिस तरह से हमारे यहाँ कोर्ट की बात हो रही है, मेरे नॉलेज में तो शायद वहाँ है नहीं इस तरह का। अगर वो मान्यता है भी तो वो उसको फिर वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि वहाँ तलाक देकर आई या नहीं आई है। तो उनको अगर तलाक देकर भी आई है, उसको मान्यता अगर मान ली भी एक तरफ से मान लिया जाए मिला हुआ, तो हमको स्पेशल मैरिज एक्ट में आना पड़ेगा। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में भी उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि शादी होगी या नहीं होगा, उसको उस पर उसका स्टैंप लगेगा, लीगलिटी उसकी होगी कि नहीं होगी। तो ये सब कई पेच फंसे हैं, इसलिए इस पर एकदम से क्लियर करना तो बड़ा मुश्किल है कि कई पहलू उसमें फंसे हुए हैं। अभी तो अरेस्ट होगा नहीं होगा। ठीक है अनिश जी, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ आफ्ताब मुगेरी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। आफ्ताब जी, आपसे समझना चाहेंगे, सीमा अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान तो आ गई, लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही है। रानो वहां का एक डाकू है कच्छ का, जो उन्हें धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अगर सीमा वापस यहाँ पर नहीं भेजी गई तो वहां पर हिंदुओं से अत्याचार करेंगे और हिंदू मंदिरों पर हमला करेगा, ये उसकी तरफ से कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जी, मैं इसको बिल्कुल जानता हूँ सीमा को, और मेरा ताल्लुक भी कराची और सिंध परान से है, सूबाई सिंध से है। और ये जो सीमा है वो जेकबाबाद सिंध का जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पे सरहद पे एक शहर है, वहाँ की ये रहायशी है। और इसके साथ साथ वो कराची में भी रही, और कराची के बाद उसने जिस तरह से नेपाल के थ्रू हिंदुस्तान में पहुंची हैं, ये अपनी जगह पे बहुत बड़ा अहम सवाल है। मगर सवाल आपने जो उठाया है कि एक डाकू ने कोई जो है उन्होंने धमकी दी है, वो वीडियो मैंने भी देखी है। मगर यहाँ पे तय है कि उस डाकुओं की जो हैसियत है वो यही है कि इस वक्त वो खुद मफरूर है, उस पर जो हैंड मनी रखी हुई है, उसको जो है सिंध पुलिस और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है यकीनी तौर पर ढूंढ रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे किसी ने बयान जारी किया है तो मैं समझता हूं कि इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, मगर अहमियत इस बात की है कि सीमा ने जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान पार्टीशन के बाद ब्रिटिश लॉ जो हमारे यहाँ भी मौजूद है, आपके यहाँ भी मौजूद है, सीमा ने जो है उसके शोहर हैदर से मेरी सऊदी अरब में बात भी हुई थी आज, तो उसने ये डिनाई किया आपके चैनलों पे भी और पाकिस्तान के चैनलों पे भी और हमसे भी कि उसने उसको तलाक नहीं दी है। अगर खुला दिया है, तलाक और खुला में फर्क है, ये समझना पड़ेगा। चाहे हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान रहते हैं और हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में रहते हैं, अगर कोई खातून या कोई लड़की अपने शोहर से खुला लेती है तो वो कोर्ट से रुजू करती है। आपके कानून के माहिर भी आपके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की और मैं भी वही बात दोहराता हूँ कि कानूनी हैसियत इस लड़की की सीमा की है क्या। पाकिस्तान में अगर खुला कोई भी खातून लेती है अपने शोहर से तंग आके उसके जुल्म से या फिर वैसे भी,
तो उसमें लेकिन ये आफ्ताब तय जी, होता है सीमा कि ये लगातार कह रही है कि 4 साल से उसके पति से सिर्फ 2 बार उसकी बात हुई है और बात में भी जुबानी तौर पर तलाक दिया गया पति की देखिए, तरफ से। आप- और साथ ही आप- दूसरा आप आपसे ये समझना पाकिस्तान की- चाहेंगे कि सीमा ये कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सिंध प्रांत की आप बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि वहां पर किस तरह से अल्पसंख्यकों पर बेरहमी बरती जा रही है, कैसे अत्याचार वहां पर औरतों के साथ हो रहा है, वो इस बात को लगातार कह रही हैं। और वो कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं पाकिस्तान सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान सरकार उन्हें आश्वासन दे, जिस तरह से धमकी उन्हें रानो की तरफ से मिल रही है। देखिए, रानो की कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि वो एक कच्चे का एक छोटी एरिया का एक कोई भी है, अगर ऐसी बात तो उस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत उस पर एक्शन लेगी। मैं आपसे जो टेक्निकल आप कह रही थी, वो 4 साल से वो आया ही नहीं। उनके बच्चे जो है 4 जो हैं, वो उनकी उम्रें देखें आप, उसके पास जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, इसी तरह FRC होती है जो उससे बरामद हुई है। FRC में उनकी डेट ऑफ पैदाइश देखें, अगर उसका शोहर नहीं आया तो बच्चे कहां से पैदा हुए। सवाल तो यहाँ पे ये उठना चाहिए कि 4 बच्चे जो पैदा हुए, उसके 4 साल से शोहर नहीं आया, तो वो बच्चे कहां से पैदा हुए। नंबर 1 बात। नंबर 2 जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, जो आपने बीच में टोक लिया, वो बात ये थी कि पाकिस्तान में अगर खातून ने खुला नहीं ली तो खुला का तरीकेकार ये है कि वो कोर्ट में रुजू करती है। अगर कोर्ट उसको खुला दे देती है और खुला के बाद जो है वो यूसी में, और जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जिसको हम पाकिस्तान में NIC कहते हैं, जो उसके पास मौजूद है, उस पे भी जो है वो जाके 2 गवाह जो है वो फिंगरप्रिंट लगाते हैं, एक लड़के की तरफ एक लड़की की तरफ से, कि हाँ जी हम गवाह हैं, कोर्ट ने खुला किया है और ये जो है इनका खुला जो है तस्लीम किया जाए। और नादरा जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, जिस तरह हिंदुस्तान में आधार कार्ड है, उसके तहत उसके जो पासपोर्ट और NIC है उससे भी नाम हट जाता है गुलाम हैदर का, जो कि नहीं हटा। और उससे जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, जो नेपाल उसने ट्रैवल किया है, नेपाल पे भी वो अपने शोहर के नाम पे पासपोर्ट पर आई है, FRC उसके पास मौजूद है, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, तो इससे तय हो गया कि उसकी खुला या तलाक नहीं हुई है। ठीक है, इस पर मैं अनीश जी को शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि कानून के जानकार हैं, वो वकील हैं। अनीश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह का बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उनका तलाक जो है वो नहीं हुआ है, तो कितना ज्यादा अहमियत रखती है यहाँ पर सीमा ने जो शादी की है, नेपाल में जो शादी की है, और लीगली तौर पर अब क्या ऑप्शन बचते हैं सीमा के पास? पहले तो देखिए, वो जैसे मैंने पहले कहा, सीमा को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो बार बार जो करे मैं तलाक लेके आई हूँ। हाँ। वो चाहे वो आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि वो शायद खुला है तलाक है या वो किसी और तरीके का है, तो पहले तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, वो भी डॉक्यूमेंट से। क्योंकि देखिए, कानूनी मामला है और बाहर का मामला है, विदेशी महिला है, पहले उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हम बाहर से वास्तव में तलाक लेकर आए हैं, और उस तलाक का हमारे भारत में कितना उसकी वैल्यू है, लीगल उसकी आइडेंटिटी या एस्पेक्ट कितना है, मजबूती कितना, ये भी बताना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। इसमें ये भारत सरकार के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सुरक्षा का मामला भी है, और ये केवल एक मामला ऐसा है जो अगर ये इजली ये हो गया या उसको परमिशन मिला, विदेशी मिला, तो इससे भी आगे के लिए भी रास्ता खुलेगा और काफी परेशानियां बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें काफी सोच विचार की जरूरत है। हाँ। और इसको भारत सरकार, ठीक है अनीश जी, आपके पास मैं आऊंगी। HS रावत जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। HS रावत जी, पाकिस्तान से अपने प्यार की खातिर हिंदुस्तान तो पहुंच गई सीमा, लेकिन क्या पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है सीमा के पहनावे को देखकर, सीमा के धर्म परिवर्तन को देखकर? और सीमा लगातार हिंदू धर्म को लेकर तारीफ करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ वो कह रही है कि पाकिस्तान में कैसे अल्पसंख्यकों के साथ बेरहमी बरती जाती है, कैसे उन पर अत्याचार किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से मानवाधिकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। ये तो सत्य है अनन्या जी कि वहां पर जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, माइनॉरिटी में, उन पर अत्याचार होता है, ये सच है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जिस प्रकार से सीमा हैदर यहाँ पर आई और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, धर्म परिवर्तन करने के बाद में हिंदू धर्म को उसको मान्यता उसने ले ली है और यहाँ उसने शादी कर ली है। अगर यहाँ शादी करने की उसके पास में कोई सर्टिफिकेट है, किसी मंदिर में की है, तो मुझे लगता है फिर यहाँ पर जो हिंदू लॉ हैं वो वहाँ पर लागू होंगे और उसके हिसाब से फिर भारत सरकार को संज्ञान लेना होगा कि उनकी शादी को वैलिड माना जाए और वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है तो ना जाए।
फिर उनको उनका दायित्व हिंदू धर्म के अनुसार उनके नियमों के हिसाब से दायित्व बन जाता है कि उसकी सुरक्षा देना, सरकार को उसकी सुरक्षा देना और जो नेगेटिव एलिमेंट है उनसे रक्षा करना बन जाता है। लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान सरकार इंटरफेयर करती है फिर हमारी भारत सरकार को भी देखना होगा। लेकिन एज ए हिंदू धर्मगुरु मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया और शादी कर ली है और यहाँ की शादी का कोई सर्टिफिकेट है तो सरकार को यहाँ पर उनको सहायता करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसको वहाँ पर वापस दोबारा से पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। अगर पाकिस्तान दोबारा भेजा जाता है तो उनकी जान को खतरा होगा, उनकी बच्चों की जान को खतरा होगा, जिस प्रकार से उसको वहाँ पर धमकियां मिल रही है। अनन्या जी, आफ्ताब मुंगेरी जी, क्योंकि सीमा खुद भी ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मेरे जान को खतरा है। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। और वो कह रही हैं कि जहां पर मैं रहती हूं, जिस प्रांत हिंद प्रांत में मैं रहती हूं, उसका वो जिक्र कर रही हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह से बदसलूकी की जाती है, महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, इस बात को लेकर वो लगातार जिक्र कर रही हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या मिर्ची लग रही है, सीमा यहाँ पर खुश है और लगातार हिंदू धर्म की तारीफ वो कर रही हैं और कैसे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अब पाकिस्तान जाने वाली नहीं है, मुझे यहीं रहना है। पाकिस्तान का जो मिर्ची का लगने का मकसद आप जो बात कर रही हैं, हमें कोई मिर्ची नहीं लग रही, हमें तो मिठाइयाँ बांटनी चाहिए कि आप करोड़ों हिंदुस्तानियों के टैक्स जो आपसे सबसे कलेक्ट करके इतनी बड़ी सेना जो है बीएसएफ के जवानों को, फौज को आपने सीमाओं पे खड़ा किया है, जो आज एक पाकिस्तान की एक आम खातून ने आपका पोल खोल दिया कि आपकी फौज का, आपकी सेना का ये हाल है कि एक खातून 4 बच्चे लेकर हिंदुस्तान के शहर यानी कि सबसे बड़े शहर जो है दिल्ली और उसके जो है साथ के एरिया में पहुंच गए और कितने दिनों से वो रह रही थी। आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां वो भंग पी के सोई रही हुई थी, ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हमें तो कोई मिर्ची इस वक्त नहीं लग रही है। नंबर 1, जिस प्रांत की आप बात करिए, इस वक्त मैं उस प्रांत के कैपिटल कराची में मौजूद हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रांत में 5700 से करीब जो है मंदिर जो है ना इस सूबे में, सबसे ज्यादा हिंदू यहाँ रहते हैं और सबको आजादी है। मेरे साथ बचपन में पढ़ने वाला प्रकाश और मेरा आज भी कोऑर्डिनेटर जो है वो शंकर है। कोई ऐसी बात है नहीं कि आप जो है ना ये मीडिया जो है टीआरपी के चक्कर में बढ़ाते हैं कि जी पाकिस्तान में आफ्ताब जी, आपने 2022 में मानवाधिकार की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये जिक्र किया गया था कि कैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर अत्याचार हो रहा है। आफ्ताब जी सुन लीजिए पहले, क्या आपने वो रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट को आपने पढ़ा? और एक महिला अगर ये कह रही है कि वहां पर कैसे महिलाओं के साथ, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की खबरें वहां से सामने आती रही हैं, मंदिरों पर हमला करना, अल्पसंख्यकों पर हमला करना, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी, आफ्ताब जी आपको रोकना चाहूंगी, सुन लीजिए पहले, आफ्ताब जी सुन लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी, आफ्ताब को सुना आपने, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि किस तरह से एक तरह से वो सवाल ये भी खड़े कर रहे थे कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस है, उसको लेकर वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक महिला जो है वो आ जाती है, हालांकि नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान आई हैं, और क्या तमाम एजेंसियां यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है एजेंसियों की तरफ से, और इस तरह से अगर कोई महिला आती है, क्योंकि दूसरी तरफ जासूसी का भी आरोप उन पर लग रहा है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, हमारा जो भारत का जो बॉर्डर है नेपाल से लगा हुआ पूरा और बांग्लादेश से भी लगा हुआ, टोटल मिला बहुत बड़ा है। और इसके पहले भी हमारे यहाँ बहुत से रोहिंग्याज आए, बहुत से बांग्लादेशी आए और ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में ही आए। तो कहीं ना कहीं पर ये चूक तो सभी बॉर्डर्स में होती ही रहती है। ये बात अलग है कि हम लोग जब बॉर्डर से कोई आ जाता है तो उसका स्वागत करते हैं, उसका कत्लेआम नहीं हो जाता है। तीसरी बात ये है कि जो ये आई है महिला, तो जो इसके लीगल पक्ष है, वैसे बहुत से रोहिंग्याज रह ही रहे हैं इलीगल रूप से, ये भी इलीगल रूप से रह सकती है, लेकिन अगर इसको भारत सरकार से अप्लाई करना है तो ये अप्लाई करे। लेकिन सबसे पहला बिंदु तो ये है कि ये शादी क्या लीगल है या इलीगल है। यदि तलाक नहीं हुआ है, जैसा कि आफ्ताब जी भी कह रहे थे कि तलाक नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से फिर एक शादीशुदा महिला से हमारे हिंदू धर्म में शादी करने का कोई प्राविधान नहीं है। और मुस्लिम धर्म में भी नहीं है, हिंदू धर्म में भी नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी नहीं है। ठीक है, आपके पास में आऊंगी, एक बार लक्ष्मी नारायण जी को अपनी बात पूरी करनी चाहिए, और अगर उसका तलाक हुआ है, मान लीजिए अगर वो सिद्ध कर पाती है, तो
तो अगर वो शादी करने के लिए बिल्कुल फ्री है, और शादी करने के बाद वो फिर भारत में अपना असाइलम ढूंढ सकती है, वो अप्लाई कर सकती है। CAA के अंदर फिर उसको जो है सिटीजनशिप भी प्रदान की जा सकती है। लेकिन ये सब चीजों की बड़ी लंबी प्रक्रिया है और ये पूरी चीज जांच परख करके ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरे भी बहुत है। पता नहीं अभी इसके क्या मन में है, या क्या इसका अल्टीरियर मोटिव आ जाए बाद में, आपको पता नहीं है अभी, ना हमको पता है। इसलिए इसको बहुत ही सोच समझ करके, इसका पूरा प्रेसिडेंट निकाल करके, हर तरह से हर पहलू पे विचार करने के उपरांत ही भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि इसमें हिंदुओं पर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं बस एक छोटा सा ही आंकड़ा रखूंगा कि 1947 में हिंदुओं की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 14% थी पाकिस्तान में, आज 2% से कम बची है। ये अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये खुद ही तय कर लिया। ठीक है, ठीक है, आफ्ताब जी जवाब दीजिए। लक्ष्मी नारायण जी को आपने सुना और उन्होंने जिक्र करा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अत्याचार नहीं हो रहा है। आपके देश से एक महिला भारत आई है और इस बात का जिक्र कर रही है कि महिलाओं के साथ कैसे वहां पर बदसलूकी होती है। देखिए, अगर बात करें तो आपके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट की मैं अभी आपको खबरें निकाल के देता हूं कि आज कितनी महिलाओं के साथ जो है रेप केसेस हैं। दिल्ली के अंदर रेप केसेस कितने हुए हैं, गुजरात में मुसलमानों को दंगों में कितना मारा गया। मुझे ये मत बताइए कि भारत में क्या हो रहा है, आप मुझे ये मत बताइए, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी हो रही है या नहीं। सुनने का हौसला करें, सुनने का हौसला करें। दलितों के साथ क्या होता है, वहां पर मुसलमानों के साथ क्या होता है। नरेंद्र मोदी वो आपके वजीर आजम है जिनको अमेरिका कल तक वीजा नहीं दे पाता। आफ्ताब जी, आज आप 14% अल्पसंख्यक थे, अब 2% बचे। क्यों? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्या वहाँ की सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? मीडिया रिपोर्ट के अलावा आंकड़ों की बात कर लीजिए। मैंने कहा ना कि बात कर रहा हूँ कि आंकड़े जो है 14% थे पॉपुलेशन, आज 2% से कम है। बस इसका उत्तर देना चाहिए। सबसे ज्यादा हिंदू सिवाय सिंध में रहते हैं और इधर जो है मंदिर हैं। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से आप आतंकवादी भेजते रहे, किस प्रकार से उनको फंडिंग करते रहे और वहां पर हिंदू बीन करके रख दिया। वो क्या इंसान नहीं थे? वो इंसान नहीं थे। एक ही चीज रोते हो हमेशा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के अत्याचार हो रहा है। अरे आप मुसलमानों को रोको ना कि आतंकवादी क्यों बनते हैं? अरे आप अपने आप की सुरक्षा बल बढ़ाएं। आज तो ये बंदी आई है, कल को खुदा ना खास्ता कोई बंदा और घुस जाएगा नेपाल से। अरे जब आपके ऊपर स्ट्राइक होती है तो आप चिल्लाते हो। अरे ये तो हिंदुस्तान की बदौलत हमने ये हिंदुस्तान की शराफती, हिंदुस्तान की शराफती आपको लाहौर तक झंडा फहरा के छोड़ दिया। ये हिंदुस्तान की शराफती, आप हिंदुस्तान के रहमो करमों पे जी रहे हो। आप क्या बोलते हो? आप अपनी गलतियां देखो पहले। क्या आपने जम्मू कश्मीर में क्या बीज बोया था? और आपने 3-4 युद्ध किए, जम्मू कश्मीर के अंदर चारों में आपको मुंह की खानी पड़ी थी। आज यासीन आजाद को आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है, तो सरेआम आप जाकर के वहाँ मस्जिदों को तोड़ने लग रहे हो। आप सरेआम उनकी मस्जिदों में आग लगाते हो, शियाओं के साथ में आप अत्याचार करते हो। आपको वो अत्याचार दिखाई नहीं देता। भाई ये जवाब दे दें मुझे, करोड़ों हिंदुस्तानियों को दे दें। यासीन आजाद को जेल में क्यों रखा है? वो आतंकवादी है। सरेआम आप मंदिरों में आग लगा रहे हो, सरेआम आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप कर रहे हो। दाऊद इब्राहिम को आप अपना वहां पर मेहमान बना के बैठे हुए हो। आतंकवादियों को जो दिल्ली जो बम्बई विस्फोटों का मास्टरमाइंड है उसको छिपा के बैठे हुए हो। बीच आप बोलते हो, हिंदुस्तान पे आरोप लगाते हो और फिर मुस्कुरा रहे हो। आफ्ताब मोगेरी जी, डॉक्टर एच.एस. रावत को भी आपने सुना, लक्ष्मी नारायण को भी आपने सुना। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ये तो हमारी शराफत है कि कोई अगर आया है तो हमने उसका स्वागत किया है, उसको जान से नहीं मार दिया है। ये स्थितियां पाकिस्तान में होती हैं। देखिए, बात ये है कि कोई शराफत से आया है पूरे वर्ल्ड में, बात आप उस पे करें, उससे पूछें कि शराफत से जो आई है बंदी, ये हिंदुस्तान को, आज ये मेरे लफ्ज याद रखिएगा, हिंदुस्तान का मीडिया ये रिकॉर्ड पे रखिएगा और ये इसको चलाइएगा। नहीं चलाएंगे तो मैं अपने शो में चलाऊंगा। ये सबसे ज्यादा रुस्वा वाला केस बनेगा हिंदुस्तान सरकार के लिए, इस लड़की का। ये आप रखिएगा याद, सबसे ज्यादा। आप चला लेना। ठीक है, एच.एस. रावत जी बोलिए, इस पर बोलिए। चलाओ तो मुझे भी बुला लेना एक बार।
मैं भी आपको आईना दिखाऊंगा, आप पत्रकारों को भी आईना दिखाऊंगा और आपके वहां की जनता को भी आईना दिखाऊंगा, पाकिस्तान को भी आईना दिखाऊंगा। आप बुलाना एक बार। लेकिन आफ्ताब जी, एक मजबूरी एक औरत की ये भी तो समझिए कि उसकी स्थिति अब क्या हो गई है और आपके पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं कि एक महिला जो है वो हिंदुस्तान में रहना पसंद कर रही है, दोबारा अपने देश जाना पसंद नहीं कर रही है। आप सोचिए कि उसकी